जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास और हम पिछले वीडियो में बात की थी हमने गुरु नानक जी के बारे में और रजब जी के बारे में। आज हम बात करेंगे सुंदर दास जी के बारे में। तो निर्गुण संत पढ़ रहे हैं हम। निर्गुण संत और निर्गुण संत काव्य में आज हम पढ़ेंगे सुंदर दास। जिस प्रकार इनका नाम सुंदर है उसी प्रकार इनकी रचनाएं और इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सुंदर है। निर्गुण संत काव्य में ये एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सुंदर दास जी के बारे में। बात करें, इनका जन्म जो है 1596 में हुआ था और राजस्थान के दौसा में इनका जन्म हुआ माना जाता है। मृत्यु 1689 के आसपास इनकी हुई थी। इनके गुरु का नाम दादू दयाल है, ये आप सभी जानते हैं। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही ये दादू के शिष्य बन गए थे और ये दादू के जो थे सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं सुंदर दास जी। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ के साथ आप जो है नोट्स बना रहे होंगे और किसी प्रकार जो है आप अपनी दुश्चिंताओं से मुक्त रहें और निश्चिंत होकर स्वतंत्र रूप से और पूरे जोश उत्साह के साथ जो है तैयारी जारी रखें। इस बार आपको चयन लेना ही लेना है, भले किसी प्रकार की आपके सामने परिस्थितियाँ बन जाए, किसी प्रकार के आपके सामने चुनौतियाँ आ जाए, लेकिन आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलिए करते क्लास स्टार्ट। तो बात करें इनका जो जन्म है, जन्म हुआ है 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी। नोट्स बनाते हुए चलें, है ना। नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि रिविज़न करने में आपको सुविधा रहे। बात करें जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान है राजस्थान के दौसा में। राजस्थान के दौसा में इनका जन्म हुआ, राजस्थान के दौसा में। और मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 1689 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई। ठीक है। गुरु की बात करें तो गुरु हैं इनके दादू दयाल इनके गुरु हैं। और बात करें कि ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही 6 वर्ष की आयु में ही ये मात्र जो है 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए थे। दादू के शिष्य बन गए थे। ये मात्र 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य बन गए थे और ये सबसे प्रिय शिष्य थे दादू के। ये भी याद रखना है, ये सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, ये सबसे प्रिय शिष्य थे। तो इसे लिख लेंगे निर्गुण संत सुंदर दास जी। और उनका हम परिचय पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय चल रहा है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ 1596 ईस्वी में और जन्म स्थान है राजस्थान के दौसा में। मृत्यु हुई है 1689 ईस्वी में और गुरु हैं दादू दयाल। ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए थे और ये सबसे प्रिय शिष्य थे दादू के। मैं आपको जो है अपनी जो क्लास है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम टू द पॉइंट चलते हैं ना, किसी भी प्रकार के अनर्गल बातों के बजाय। और आपको मैं इस प्रकार नोट्स लिखवाता हूँ जिस प्रकार के नोट्स मैंने स्वयं बना रखे हैं, ताकि आप जो है इन नोट्सों को एज इट इज़ जैसे उतार लें और आपके एक अच्छे तरीके से नोट्स कंप्लीट हो जाएं। अब बहुत सारे साथियों के इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि सर आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या। नोट्स आपको, देखो मेरा कहना है कि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि आप नोट्स खुद बनाएं तो वो सबसे अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अगर आपको सफल होना है, वास्तविकता में आपको जॉब चाहिए, तो आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है किसी प्रकार की और कोई ये है, अगर आप चाहते तो और कोई सुविधा नहीं मिल सकती, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो 1596 में जन्म हुआ राजस्थान के दौसा में और 1689 में इनकी मृत्यु हुई। दादू दयाल इनके गुरु हैं। 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य बने और सबसे ये प्रिय शिष्य थे। इनकी मुख्यतः 2 रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। और बात करें कि ये संत कवियों में जो है सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं और श्रृंगार रस के घोर विरोधी भी माने जाते हैं सुंदर दास। संपूर्ण साहित्य में जो है सबसे ज़्यादा सुंदर कवित्व सवई अगर किसी ने लिखा है तो सुंदर दास जी ने लिखा है। ये शांत रस के जो है प्रबल समर्थक भी कवि हैं। मैं सारी बातें लिखूंगा, आपको एक बार बता दूं मोटा मोटा, ताकि आपके दिमाग में, आपकी कानों पे ये आवाज़ आपको मिल जाए, ताकि आप जो है फिर जब लिखेंगे तो थोड़ी इजी आपको बातें हो जाएगी। इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी है वो परिष्कृत जो है ब्रज भाषा में लिखी, क्योंकि ये शिक्षित संत थे और शिक्षित संत होने की वजह से इन्होंने जो भाषा लिखी है ब्रज भाषा, वो बहुत ही परिष्कृत शुद्ध भाषा लिखी है ब्रज। और
ये जो है श्रृंगार रस के कठोर विरोधी हैं। कुछ इनकी पंक्तियाँ हैं, जैसे कि श्रृंगार रस के विरोध में उन्होंने लिखा है कि रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगारई जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। इस श्रृंगार रस के विरोध में उनका जो लाइन लिखी है, और भी कुछ पंक्तियाँ उनके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, चलते हैं आगे। तो जन्म 1586 राजस्थान के दौसा में, 1689 मृत्यु। दादू दयाल के शिष्य, 6 वर्ष की आयु में शिष्य बन गए। बात करें प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाओं में बात करें, एक तो सबसे पहले ये ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ठीक है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी 2 प्रमुख मुख्य रचनाएं हैं। और बात करें कि इनकी रचनाओं का संकलन जो है पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया था। तो नोट लगा के लिख लेंगे, इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन किन्होंने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा, पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से, सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया। सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया। इसके 2 भाग हैं, ठीक है। इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। तो इनकी रचनाओं का संकलन जो है पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया। इसके 2 भाग हैं। प्रमुख रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, और संकलन करने वाले हैं पुरोहित हरिनारायण शर्मा सुंदर ग्रंथावली के नाम से, जिसके 2 भाग हैं। अब बात करें कुछ विशेष तथ्यों की, तो यहाँ तक लिख लें, फिर उसके आगे विशेष तथ्य जो बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रचनाएं 2 ही हैं, ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, और दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास से तो आप समझ आएंगे कि सुंदरदास जी की रचना है, लेकिन ज्ञान समुद्र जो है उसे भी याद रखें। संकलन करते हैं पुरोहित हरिनारायण शर्मा सुंदर ग्रंथावली के नाम से, और इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं, ठीक है। लिख लिया होगा यहाँ तक, चलते हैं आगे। अब बात करें इनसे संबंधित जितने भी विशेष तथ्य बनते हैं उनके बारे में। विशेष तथ्य, ठीक है, इनसे संबंधित जितने विशेष तथ्य बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य बात तो यह है कि सुंदरदास जो है संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित संत माने जाते हैं। पहली बात ये है, तो सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित संत माने जाते हैं, ठीक है। सुंदरदास जो है संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित हैं, सर्वाधिक विद्वान संत माने जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यह प्रश्न बनता है कि निर्गुण संत में या संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन सा है, तो वह है सुंदरदास। अगली बात करें तो ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी
कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करें कि संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे ज़्यादा जो सुंदर कवित सवई लिखे सुंदरदास ने लिखे हैं, तो संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे सुंदर संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे ज़्यादा सबसे सुंदर कवित और सवैया सुंदरदास ने लिखे हैं। सुंदरदास ने ठीक है, तो संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे ज़्यादा सुंदर कवित और सवैया किसने लिखे हैं? सुंदरदास ने लिखे हैं। तो सुंदरदास जो है संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित संत माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं और संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे सुंदर कवित और सवैया अगर किसी ने लिखे हैं तो सुंदरदास ने लिखे हैं। तो मुख्य अब तक की जो इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ से प्रश्न बनेगा, एक तो रचनाओं से, तो दो रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित संत कौन हैं? तो सुंदर दास, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। अब देखो, ये जो तीन ऑप्शन है, ये सुंदरदास की निम्न से विशेषता नहीं है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं या सभी, तो ये सभी इनकी विशेषता हैं। अब ये यहाँ जैसे ऑप्शन बदल सकता है कि ये श्रृंगार रस के घोर समर्थक कवि हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? लाइन गलत हो जाएगी। इस प्रकार हमें क्या है ना कि पूरी डिटेल से पढ़ रहा है, ताकि प्रश्न किसी भी तरह बने, ऑप्शन में प्रश्न बने, वन लाइनर प्रश्न बने, थ्योरी बेस्ड प्रश्न बने, समझ बेस्ड प्रश्न बने, हम किसी प्रकार के प्रश्न को करने में सक्षम हो। और ये मान के चले कुछ प्रश्न, लगभग 10% प्रश्न तो समझ बेस पे आते हैं, तथ्यात्मक नहीं आते, तो हमें उस प्रकार की भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे, लिख ले होगा यहाँ तक। पहली विशेषता सुंदरदास जो है संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित संत माने जाते हैं। यह श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। संपूर्ण साहित्य परंपरा में सबसे सुंदर कवित और सवैया सुंदरदास ने लिखे हैं। आगे बात करें तो ये शांत रस के प्रबल समर्थक रहे। चौथा विशेष तथ्य है ये शांत रस के प्रबल समर्थक, ये जो है शांत रस की क्या रहे हैं? प्रबल समर्थक रहे हैं, है ना। ये शांत रस के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो एक परिष्कृत जो ब्रज भाषा उसका प्रयोग किया गया है। और शांत रस के प्रबल समर्थक रहे हैं सुंदर दास जी। अब कुछ प्रमुख पंक्तियों की बात करते हैं। प्रमुख पंक्तियाँ, अब देखो, ये सुंदरदास जी जो है श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं, तो वे लिखते हैं श्रृंगार रस के विरोध में संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी
थे वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुंदरदास जी कि रसिक प्रिया रसमंजरी, रसिक प्रिया रसमंजरी, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारई जाने, और सिंगारही जानी, और सिंगारही जानी, चतुराई करी बहुत, चतुराई करी बहुत, चतुराई करी बहुत, विधि विषय बनाई आने, विषय बनाई आने। ठीक है, लिख लेंगे इस पंक्ति को भी और यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये शांत रस के जो है प्रबल समर्थक रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है प्रष्कत जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रमुख पंक्तियों में बात करें तो संत सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारई जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। तो ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, प्रश्न हमारे नोट्सों से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं हर प्रकार की पंक्तियाँ, हर प्रकार के तथ्यों को आपके सामने ला के रख देता हूँ। एक दो कमेंट आपके इस बारे में भी थे कि सर ये तो फर्स्ट ग्रेड में है ही नहीं, इनको क्यों पढ़ा रहे हो, ये सेकंड ग्रेड में है नहीं, इनको क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैंने आपको कहा कि ये जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स है। मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ और कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और ये जो एक बार आपके नोट्स, एक बार की तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि फिर आप इन नोट्सों से नेट का भी एग्ज़ाम दें, इन नोट्स से आप स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम दें, इन नोट्स से आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें, या TGT, या फिर आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें, TGT PGT DSL किसी का भी एग्ज़ाम दें। किसी भी तरह के प्रश्न आपको यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास से तो बाहर नहीं आने चाहिए। विशेष फोकस स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को है, उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को मैं थोड़ा डीपली लेके चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। अगर एक प्रश्न भी बाहर आ गया तो इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर एक कवि को छोड़ देंगे, वहाँ से प्रश्न आ गया तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हम चल रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके, थोड़ा लार्ज लेके चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ताकि वो जो चीज़ें हैं आपके अगर यहाँ काम नहीं आए तो नेट में काम आ जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आ जाएगी। और मेरा मत तो ये मानना है कि आपको गहराई से पढ़ना चाहिए चीज़ें, ठीक है। और ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, हर चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है आपकी, ठीक है। लिख लिया हो यहाँ तक। तो ये शांत रस के प्रबल समर्थक रहे हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। सुंदरदास जो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारई जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। चलते हैं आगे। कुछ एक पंक्तियाँ और है उनके बारे में लिख लेते हैं। अलग अलग प्रदेशों को लेकर भी इन्होंने कुछ कुछ पंक्तियाँ कही है, तो उन पंक्तियों को भी लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि निम्न पंक्ति किस प्रदेश के लिए सुंदरदास ने कही है, तो वो भी हमें आनी चाहिए। तो प्रमुख पंक्तियाँ, और मेरा ये मानना है कि पंक्तियों को आपको जो है याद करने के हिसाब से, रटने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको केवल इस प्रकार पढ़ना है कि ये पंक्ति किसी कवि की है, बस। वो धीरे धीरे आप जितनी बार रिवीजन करेंगे वो चीज़ें स्थायी हो जाएगी। तो अगली बात है कि सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर, सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही, जो निम्न है।
बात करें गुजरात को लेकर इन्होंने क्या कहा है, पहले तो देखते हैं गुजरात। गुजरात को लेकर इनकी पंक्ति है कि आबहू छित अतीत सो होत विलार और कुकर चाटत हांडी। आबहू छित अतीत सो होत विलार और कुकर चाटत हांडी। गुजरात को लेके बात कही गई है। बात करें मारवाड़ को, तो मारवाड़ को लेके क्या बात कही है, बच्छ न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारो। ये मारवाड़ को लेके उक्ति कही है। और दक्षिण पर बात कर लेते हैं। दक्षिण के ऊपर क्या बात कही है उन्होंने, दक्षिण को लेके कही है कि गंधत प्याज विगारत नाज। गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब बच्चन, कि वो सब कुछ खाते हैं बच्चन, दक्षिण के लोग। ठीक है, ये 3 उक्तियां इनको याद रखना है। किस उक्ति को लेके वो प्रश्न बना ले कह नहीं सकते, इसलिए आपको याद रखना है मोटा मोटा कि गुजरात को लेके कहिए आबहू छित अतीत सोहत विलार और कोकर चाटत हांडी। मारवाड़ को लेके कहिए कि बच्चन नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारो। और दक्षिण को लेके कहिए गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब बच्चन। ठीक है, इनके अलावा 2-3 पंक्तियाँ और हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक पंक्ति है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है कि बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गई चुप हो ही रही है। कि बोल कभी कुछ बोले तो इस प्रकार बोले ताकि बोलने की अगर आपको बुद्धि तभी बोले ना। बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होई। बोलीबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप हो ही रही है। ठीक है, बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गई चुप हो रही है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने ऊपर तक। तो कि सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही है जो निम्न है। गुजरात को लेकर कही कि आबहुचित अतिथ होत विलार कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ को लेकर बच्छ न नीरन उत्तम चिर सुदेशन में गद्देश है मारो। दक्षिण पर गंधत प्याज विगारत नाच न आवत लाज करे सब बच्चन। और बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गई चुप हो ही रही है। यहाँ तक लिख लेंगे। समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, दोबारा वीडियो को रिपीट करके फिर लिख लेना। ठीक है, मिटा दो इसे भी। बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप होए रही है। और एक पंक्ति और है कि पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु
छेम होए पतिहिसु रत है। पतिहिसु रत है। ठीक है, पतिहिसु प्रेम होय, पतिहिसु नेम होय, पतिहिसु छेम होय, पतिहिसु रत है। और आखिर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सुंदरदास को लेकर जो बात कही है उसके साथ हम सुंदरदास जी की जो है इसको खड़े को समाप्त करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सुंदरदास की कविताएं की जो है बुरी प्रशंसा की है, ये कगर की है कि कविता लिखना क्या होता है, इसे सुंदरदास से सीखा जाए। रामचंद्र शुक्ल ने सुंदरदास की कविताएं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह कहकर, क्या कहकर कि यह कहकर की है, कविता लिखना क्या होता है, कविता लिखना क्या होता है, इसे सुंदरदास से सीखा जाए। इसे सुंदरदास से सीखा जाए। ठीक है, तो ये हमारे सुंदरदास जी कंप्लीट हुए। आगे हम पढ़ेंगे मलुकदास जी के बारे में। ठीक है, तो पतिसु प्रेम होय, पतिसु नेम होय, पतिसु छेम होय, पति ही सुरत है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुंदरदास की कविताएं की भूरी भूरी प्रशंसा की है, कहकर की है कि कविता लिखना क्या होता है, इसे सुंदरदास से सीखा जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको क्लासें अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, पूरे जोश उत्साह के साथ लगे होंगे। और क्लास को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर हम बात कर लेंगे। और अच्छे से तैयारी कीजिए पूरे जोश उत्साह के साथ। इस बार चयन लेना ही है, अपने सपनों को पाना ही है। ठीक है, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूरे जोश उत्साह के साथ तैयारी करें। जल्दी से आप स्कूल व्याख्याता बने, वरिष्ठ अध्यापक बने, तृतीय श्रेणी अध्यापक में चयन लें। और मुझे मैसेज टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल या किसी प्रकार कमेंट करके मैसेज करके कहें कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। आपका और आपके साथ सलाह क्लासेस की जो मेहनत रही वो कामयाब रही। ठीक है, तो सकारात्मक रख के तैयारी करें जोश के साथ, उसके साथ इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।